नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। ये मेरे उपन्यास का भाग 8 है। इसके पहले के पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नंदिनी जैसे ही विजय के पैर छूती है, विजय अचंभित होते हुए पूछता है, ये क्या है? आप मेरे पैर को क्यों छू रही हैं? नंदिनी झुके हुए ही ऊपर विजय की ओर मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद दीजिए ना। विजय मन ही मन सोचता है, अभी नंदिनी उसे कितना भला बुरा कह रही थी और अभी ये सब। विजय ऐसा सोच ही रहा होता है कि नंदिनी फिर कहती है, झुके झुके कमर दर्द देने लगी, आप आशीर्वाद दीजिए ना। क्या सोचने लगे? नंदिनी की बात सुनकर विजय अपने आप को संभालते हुए कहता है, मैं कौन होता हूँ आपको आशीर्वाद देने वाला? तो नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे पति परमेश्वर। पर अभी कुछ समय पहले मैंने जो किया। विजय की बात पूरी हो ही नहीं पाती कि नंदिनी उसके मुँह पर हाथ रख देती है और कहती है, जो हुआ उसे भूल जाएं हम दोनों तो ही अच्छा है। वैसे भी अब हम दोनों पति पत्नी हैं। ईश्वर को साक्षी मानकर आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। फिर अपने सिर पर हल्के से अपना हाथ मारते हुए कहती है, अरे हम फेरे लेना तो भूल ही गए। विजय का हाथ पकड़कर नंदिनी धीरे धीरे चलते हुए उसे अग्नि के पास ले आई और स्वयं ही मंत्रों का उच्चारण करते हुए विजय के गमछे से अपने दुपट्टे को बांधकर गमछा विजय के कंधे पर डाल दी और दुपट्टा अपने सिर पर डालकर फेरे लेने को हुई तो दर्द के कारण सही से चल नहीं पा रही थी। अतः फिर विजय ने उसे गोद में लेकर 7 वचन देते हुए 7 फेरे लिए और फिर दोनों ने भगवान व अग्नि देवता को प्रणाम किया। ये सब करते हुए नंदिनी के चेहरे पर उसकी खुशी साफ झलक रही थी। वह नंदिनी जो अभी कुछ समय पहले तक घोर शोक, दुख, गिलानी, एक अपराध बोध में डूबी हुई अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रही थी, अब वही नंदिनी इतनी खुश थी जैसे जीवन भर की खुशियाँ भगवान ने एक साथ उसकी झोली में डाल दी हों। वैसे नंदिनी की सबसे बड़ी खुशी है भी यही, जिसे हम प्यार करें और वह हमें हमसफ़र के रूप में जीवन भर के लिए मिल जाए तो हमें फिर जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती। हमें ज़िंदगी स्वर्ग से भी सुंदर लगने लगती है। वहीं दूसरी ओर नंदिनी को इस तरह खुश होते हुए देख विजय सोचने लगा, लड़की के जीवन की तरह उसका मन भी कितना अस्थिर है। अभी नंदिनी उस पर ही सारा दोष डाल उसे खड़ी खोटी सुना रही थी और अब इतनी खुश हो रही है। विजय से रहा नहीं गया तो उसने नंदिनी से पूछ ही लिया, नंदिनी, माना मैंने गलती की, पर आपने कुछ विरोध क्यों नहीं किया? यह सवाल सुन नंदिनी गंभीर होते हुए बोली, मैं भी प्यार में बहक गई थी। स्त्री कभी भी खुद से पहल नहीं करती, लेकिन जिससे वह इंतहा प्यार करे यदि वही पहल कर दे तो उसकी पहल पर खुद को रोक भी नहीं पाती। बेहद ही नाजुक भावनाएं और कोमल दिल होता है स्त्री का। वह अपना शरीर उसे ही सौंपती है जिससे प्यार करती है। आपको क्या लगता है कि मैं? विजय ने नंदिनी को बीच में रोकते हुए दूसरा सवाल किया, तो फिर सारा दोष मुझे क्यों दे रही थी? नंदिनी ने विजय का हाथ पकड़कर कहा, लड़की के सोचने व बोलने में फ़र्क होता है। यदि मैं सच में सारा दोष आपको ही देती ना तो सरदार की बेटी हूँ। आपको मारना या आप पर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाकर मरवा देना काफ़ी आसान था मेरे लिए, पर एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा, जबकि हर पल आत्महत्या करने के बारे में सोचती रही। विजय ने फिर पूछा, आप मुझसे शादी करना चाहती थीं? आपने सिर्फ मुझसे ये बात कही, शादी करने का दबाव क्यों नहीं बनाया? दबाव डालकर ज़बरदस्ती शादी करने से रिश्ता चल पाता? क्या आप ही सोचिए। मैं नहीं चाहती थी कि आप बिना मन के मुझसे शादी करें। अब आपकी सारी शंकाओं का निराकरण हो गया हो तो हम घर चलें पतिदेव। माँ बाबूजी इंतज़ार कर रहे होंगे। विजय को अभी भी गाँव जाने में डर लग रहा था। उसने नंदिनी से कहा, वहाँ सबको क्या जवाब देंगे? हमने ऐसे अचानक शादी क्यों कर ली?
नंदिनी ने कुछ सोच विचार कर सिंदूर छुटाकर विजय से कहा, हम अभी किसी को हमारी शादी के बारे में नहीं बताएंगे, ये शादी गुप्त ही रखेंगे। 2 महीने बाद देवों के उठ जाने पर विवाह कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तब हम सबके सामने सबकी रजामंदी से धूमधाम से विवाह कर लेंगे। इससे मेरा धूमधाम से विवाह करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। आप दूल्हा बनकर बारात लेकर मेरे घर आएंगे और डोली में बिठाकर ले जाएंगे। मैं दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लगूंगी। विजय पर आपके माता पिता मान जाएंगे हम दोनों के विवाह के लिए। नंदिनी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम कैसे भी करके उन्हें राजी कर लेंगे। हम उन्हें साफ कह देंगे कि हम आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे। ऐसे में उन्हें शादी के लिए यहाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कितने जिद्दी हैं। अब लड़की को ब्याह कर विदा किए बिना भी न रह पाएंगे और न किसी और से ज़बरदस्ती हमारा विवाह करा पाएंगे। अभी ये सब विचार विमर्श हम रास्ते में भी कर सकते हैं ना। आप जल्दी से बैलों को निकालकर बैलगाड़ी तैयार कीजिए। विजय ने बैलों को गाड़ी में जोतने के बाद नंदिनी को बैलगाड़ी में बिठाया और गाड़ी को घर की तरफ हाँक दिया। नंदिनी ने उसे बताया कि घर जाकर रास्ता खो जाने की कहानी बनानी है। एक एक कर सारी बातें उसने विजय को समझाईं, ताकि दोनों की समान बातें बताने पर किसी को उनकी कही बात झूठ न लगे। नंदिनी विजय व अपने भविष्य को लेकर अब तक जो भी सपने देखे थी, बहुत खुश होकर एक एक कर सारे सपने विजय को सुनाने लगी। पर विजय तो अपनी किसी और ही सोच में व्यस्त था। उसे नंदिनी की बातों में थोड़ी सी भी रुचि ना थी। वह सिर्फ दिखावे के लिए बीच बीच में हाँ हूँ करता जा रहा था। गांव में प्रवेश करते ही नंदिनी ने मुस्कुराना व हंस हंस कर बातें करना बंद कर दिया। धीरे से उसने विजय से कहा, अब भले ही हम पति पत्नी हैं, पर यह बात किसी को पता न चले, इसलिए हमें पहले की तरह ही रहना होगा। सिर्फ 2 महीनों की बात है। विजय ने नंदिनी को आश्वस्त किया कि वह बिल्कुल पहले जैसा व्यवहार ही करेगा। इतने में नंदिनी का घर आ गया। नंदिनी के माता पिता दोनों ही बाहर खड़े उसके लौटने की बाट जोह रहे थे। दूर से ही बैलगाड़ी को आते देख दोनों के चेहरे खिल उठे। देर होने, रात का समय होने व बारिश होने के कारण दोनों के मन में कुछ अनिष्ट घटित होने की कितनी ही प्रकार की अनेकों शंकाएं आ जा चुकी थीं। पर हर पल अपनी शंकाओं को परे धकेल एक दूसरे को साहस देते हुए ईश्वर पर भरोसा रख दोनों के सकुशल लौटने की प्रार्थना करते हुए दोनों की नज़रें बस रास्ते पर ही टिकी थीं। दोनों अपनी भूख प्यास सब भूल गए थे। नंदिनी व विजय की बैलगाड़ी से उतरते ही दोनों ने एक साथ प्रश्न किया, इतनी देर कहाँ हो गई? फिर नंदिनी को लंगड़ाता देख उसके बारे में पूछा तो नंदिनी झुंझलाते हुए बोली, हम अंदर आकर सब बात बताएं या यहीं बाहर से ही? माँ ने नंदिनी को पकड़कर सहारा दिया और उसे अंदर ले आई। विजय सरदार के कहने पर बैलगाड़ी को पीछे बाड़े में रख बैलों को यथास्थान बांधकर चारा डालाया। तब तक नंदिनी आधी बात बता ही चुकी थी। सरदार ने नंदिनी को कहा, अब बस कर, बाद में सुना देना, पहले खाना खा ले। नंदिनी हाँ कह मुँह हाथ धोकर कपड़े बदलने चली गई। तब तक आधी बची कहानी विजय ने सुना दी। फिर सबने खाना खाया और विजय सोने के लिए अपनी झोपड़ी पर आ गया था।